बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को वार्निंग दे दी। 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अपने मुतालबात इस हुकूमत के सामने रखेंगे। मुझे पता है कि ये जालिम हुकूमत ज्यादा देर नहीं रुक सकेगा। वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतबार इससे छीना जाए, पार्लियामान में इस पे हमला किया जाए, हुकूमत से निकालना जाए। जीत हार अल्लाह ताला की हाथ में होता है। तो इसी पर हम बात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कह रहे हैं कि पार्लियामान पर हुकूमत पर हमला किया जाए, सड़कों पर आने की भी बात कर रहे हैं। तो किस तरह से हुकूमत को घर भेजना चाहती है पीपल्स पार्टी, इस पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आप लोग कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे हुकूमत को घर भेजने के लिए, जमहूरियत का यानी पार्लियामान में, या फिर सड़कों पर आकर आवाम का साथ लेंगे? देखिए, हर वो रास्ता जो आईनी, कानूनी और जमहूरी है, उसके अलावा हर रास्ते की हम हर दौर में मुखालफत करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो भी तब्दीली, जो भी अमल होना है, उसका आईनी रास्ता, पार्लिमानी जमहूरी रास्ता, एहतजाज भी जमहूरियत का हिस्सा है। उनको भी अपने दायरे के अंदर रह के एहतजाज करना जो है, ये बिल्कुल गैर जमहूरी नहीं है। लेकिन ये जमा खातर रखिए कि पीपल्स पार्टी किसी भी गैर कानूनी, किसी गैर आईनी अमल को कभी सपोर्ट नहीं कर सकती। ये हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ जी। कायरा साहब, एक बात ये कही जा रही है, बाज़ बाखबर लोग भी अब तो ये बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई ऐसा रास्ता वज़ा कर लिया है जिसका अंजाम इस हुकूमत के ख़ात्मे पर होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बात पता है। जैसे अभी बिलावल साहब भी कह रहे थे कि मुझे पता है ये हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। तो आप यानी पीपल्स पार्टी दरअसल कुछ आप भी चाह रहे हैं कि इसको गिराने में आपका भी हिस्सा ज़रा रजिस्टर हो जाए अवाम की नज़रों में, इसलिए 27 फरवरी का ऐलान किया गया है। देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो हर जमात जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके अंदर अपनी प्रेजेंस रख के यकीनन इक़्तिदार में आना चाहती है, उस पर अपना शेयर लेना चाहती है। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, पहली बात तो ये है। लेकिन पीपल्स पार्टी इस किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं, ना हम कोई आईनी और जमहूरी तरीका बाकी जमातों के बगैर कर सकते हैं, ना बाकी जमातें हमारे बगैर कर सकती हैं। बिल्कुल। अगर इस हुकूमत को हमने आईनी और जमहूरी तरीके से भेजना है तो उसके लिए अवामी दबाव हमारे साथ होगा, मीडिया का प्रेशर एक हमारे साथ होगा। इस हुकूमत की परफॉर्मेंस सामने रख के, लोगों की मुश्किलात सामने रख के हम भी एहतजाज करने निकल रहे हैं। पीडीएम की बाकी जमातें भी, उनको भी अल्लाह, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। लेकिन हम ये किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं, बल्कि एक जमहूरी तरीके के मुताबिक निकल रहे हैं। सब गुजारिश ये है कि सियासी जमात के तौर पे हमारे पास क्या ऑप्शन है। अगर हम कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं कि ये हुकूमत हर मकाम में, हर इशू पे फेल हो गई है, ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी में, ये दाखिला सूरत हाल को कंट्रोल करने में फेल हो गई है, तो उसके बाद जब लोगों की जिंदगी में रोज नई आग लग रही है, पाकिस्तान की सोवरेनिटी कंप्रोमाइज हो रही है, तो एक सियासी कुव्वत के तौर पे मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हर वो इक़दाम उठाना चाहिए जिसके जरिए इस हुकूमत के जाने का एहतमाल हो सके। मैं उसमें कामयाब होता हूँ या नहीं होता हूँ, उसकी असेसमेंट आज करके मैं घर तो नहीं बैठ सकता। बिल्कुल ठीक। फर्ज करेंगे तहफ़्फ़ुज़ जिन लोगों का है कि जी इस तरह तो कामयाब नहीं होंगे, फर्ज तो ऐसे ही होता है। पहली बात तो ये एक मिनट जरा, पहली बात तो ये है कि हम यकीनन इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इसी उम्मीद, इसी पॉजिटिविटी के साथ तहरीकें चलती हैं। लेकिन फर्ज करें इसका नतीजा वो नहीं निकलता, इवन देन एक सियासी जमात के तौर पर मुझे क्या करना चाहिए? बेशक यही करना चाहिए कायरा साहब, लेकिन आपकी जो अपोजिशन, जिसका अपोजिशन का आप हिस्सा है, अगरचे PMLN से अलग है, PMLN का बाकायदा तौर पर एक नुक्ता वाज़े रहता है कि कुछ हाथ हैं जो दरअसल, या कुछ बैसाखियाँ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सपोर्ट किए हुए हैं।
अगर वो बेसाखियां हट जाएं तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता तहरीक अदम एतमाद हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम तौर पर किसी बैसाखी का जिक्र नहीं करती, वो एक सीधी सादी जमहूरियत का रास्ता इख्तियार करती है कि जनाब ईवान में आए, पार्लियामान में बैठ के हम मामला तय कर लेंगे। तो क्या आप जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं इसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को साथ में लाना ज़रूरी नहीं है, और फिर दीगर पार्टियां जो इत्तेहादियां हुकूमत की उनको तोड़ना ज़रूरी नहीं है सियासी तौर पर? देखिए, तो पहली बात तो यह है कि हम शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। हम असेंबलियों में, सेनेट में, कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबलियों में बिल्कुल कॉपरेशन में हैं। अब पीडीएम से अलग हुए थे हम, और एएनपी वो तो एक गैर जिम्मेदाराना हरकत थी जिसकी बुनियाद पे हम अलग हुए, लेकिन प्रिंसिपली हम आज भी उस मौक़िफ़ पे शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि जो सहारों की बात है, देखिए हमारे खिलाफ तो सारे हमेशा ही हमारे खिलाफ रहे ना, इदारे हमेशा हमारे खिलाफ रहे, हमने हमेशा इस तरह की पॉलिटिक्स की है। तो ये फरमाइए कि जब हम पीडीएम बना रहे थे तो क्या वो सहारे इमरान खान के साथ नहीं थे? क्या जब बाय इलेक्शन का पीपल्स पार्टी ने बड़ा लड़ झगड़ के फैसला कराया कि बाय इलेक्शन में हिस्सा ले, वरना पीडीएम की जमातें तो चाहती थी कि बायकाट किया जाए, तो जब हम 13 में से 11 इलेक्शन जीते तो वो सहारे कहाँ थे? जब हम सेनेट का इलेक्शन लड़े तो हम कोई जीता हुआ इलेक्शन नहीं लड़े थे जी, कायर साहब, हम हारा हुआ इलेक्शन लड़े थे और हमने जीता। उस वक्त भी वो सहारे मौजूद थे। और कबीर साहब, गुजारिश ये है कि फर्ज करे, पहली बात तो यह है कि अगर इदारे कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं तो बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। दूसरी गुजारिश यह है, अगर फर्ज करे वो नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? फिर भी सियासी कुव्वतों को यही करना चाहिए कि उनको एक टेस्ट केस बनाना चाहिए, और जिसमें अगर फिर इदारे या कोई ऐसा फोर्स जो है वो खुल के उनको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट को, जो अपना काम उनका नहीं है, वो अपने आईनी मैंडेट से बियॉन्ड जाके कोई कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर अवामी दबाव ही बढ़ाना है ना। कोई बंदूक से तो लड़ाई नहीं लड़नी, कोई लठमारी तो नहीं करनी ना। तो अवामी दबाव क्या होगा, सियासी दबाव क्या होगा? यही तरीका होगा कि हम टेस्ट डालेंगे और अगर उसमें ऐसा हुआ तो एक नया दबाव खड़ा करें। कायरा साहब, आपका जो पार्टी का प्लान है जिसके अंदर कुछ स्ट्रीट प्रोटेस्ट है, कुछ आप पार्लिमानी रास्ता यानी कि आईनी रास्ता अदम एतमाद का इख्तियार करना चाहते हैं, आप अगर ये तमाम चीज़ें कोशिश भी करते हैं, 27 फरवरी को आप इस्लामाबाद भी पहुंच जाते हैं, तो 2 दिन बाद क्या होगा? आप हमारे लिए अगर थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए कि 1 मार्च को, 2 मार्च को आपके ख्याल में अगर हुकूमत, आज से पहले भी कभी स्ट्रीट पावर से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नहीं गई, इस दफ़ा भी अनलाइकली लगता है, पार्लिमानी रास्ता तो हो सकता है, स्ट्रीट पावर से गवर्नमेंट नहीं डिसमिस होती, तो 1-2 मार्च को क्या हो रहा होगा? क्या पीपल्स पार्टी वापस घर चली जाएगी एक दफ़ा मार्च करने के बाद? क्या वहाँ बैठी रहेगी? 27 तारीख को हम कराची से चलेंगे जी, और फिर पाकिस्तान भर में से गुजरते हुए, यानी पूरे सिंध से, पूरे पंजाब से गुजर के हम यहाँ आएंगे, बाकी इलाकों से भी दोस्त पहुंचेंगे जी। उसमें कितने दिन लगते हैं ये डिपेंड करेगा, इसका शेड्यूल आ जाएगा। चेयरमैन साहब ने जिस दिन इसका ऐलान किया था उस दिन भी हमने ये गुजारिश की थी कि हम अपना प्रोग्राम जो हमारा जुलूस आगे चलेगा उसको अनफोल्ड करते चले जाएंगे। हम इन सारे सवालों का कि आगे हम क्या करेंगे, ये रास्ता, ये भी सवाल हम अनफोल्ड नहीं कर रहे। हम यकीनन वक्त के साथ साथ जो आगे आगे बढ़ते जाएंगे चीजें और ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी, लेकिन ये बात बहरहाल तयशुदा है कि हम जो करेंगे वो आईनी और जमहूरी रंग में करें। ये भी वक्त बताएगा कि अदम एतमाद की तरफ पहले जाएंगे या फिर 27 फरवरी का मार्च पहले होगा? इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि अपोजिशन की जमातें अगर अंदर हाउस के अंदर बैठ के शहबाज शरीफ साहब मशावरत कर लेते हैं, अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहतयाब करे, तो अगर वो पहले मूव कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी जमात उससे को पीछे हटेगी। और वो अमल अपनी जगह है, उसमें भी अगर सक्सेस हो जाती है तो हो सकता है मार्च की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर वो नहीं होती तो ये मार्च जो होते हैं ना जी कबीर साहब, हुकूमत के खिलाफ जब भी कोई तहरीक चली है तो ये तो दुरुस्त है कि उससे हुकूमतें तब्दील नहीं हुई, लेकिन ये बहरहाल दुरुस्त है कि उसके नतीजे में हुकूमतें कमजोर हुई, हुकूमतों को जो है वो अवाम के दबाव का सामना करना पड़ा, और सियासी अमल में, जमहूरी रंग में अवामी दबाव ही वाहिद कुव्वत, फैसला कुन कुव्वत होती है। और कुव्वतों का जब रोल अदा किया जाता है तो फिर जमहूरियत पनपती नहीं है, फिर डीरेल होती है, फिर रस्ते उसके बिखर जाते हैं। कायरा साहब,
24 दिन बाद यानी 27 फरवरी के 24 दिन बाद PMLN और मौलाना फजल रहमान का मार्च होगा। दो अलग अलग तारीखें, दो अलग अलग मार्च। ये खाली तारीख देना ही दरअसल हुकूमत को तवाना करने के मुतरादिफ नहीं है कि अपोजिशन के दरमियान इतनी बड़ी खलीज हाइल है? जी, तो इसमें तो पाकिस्तान के किस बंदे को ये शक है कि हमारे दरमियान खलीज है? बड़ी वाज़ेह खलीज मौजूद है। हम PDM से अलग हैं, वो कहते हैं हम PDM है। हमारे साथ जो इंसल्ट की गई, ज्यादती की गई, उसके नतीजे में हम अलग हुए। तो वो तो कोई किसी बंदे से छुपी हुई बात ही नहीं है कि हम अगर डेटे दें या ना दें, उससे क्या फर्क आएगा? रियलिटी अपनी जगह मौजूद है। हाँ, वो भी निकल रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, वो भी इसी काम के लिए निकल रहे हैं कि हुकूमत को जाना चाहिए। और हमारी दानिश में ये देखे ना, हो सकता है आपका ख्याल मुझसे मुख्तलिफ हो सकता है कुछ लोगों का ख्याल हमारे साथ हो, कुछ का साथ ना हो, लेकिन हमारी दानिश में अगर ये है कि हुकूमत का रहना पाकिस्तान के लिए हर रोज महंगा, हर रोज मुश्किल पैदा कर रहा है, तो उसके नतीजे में हमें क्या करना चाहिए? हमें यही अमल करना चाहिए। हाँ, कोऑपरेशन के रास्ते भी पैदा होते रहते हैं। कायरा साहब, बिल्कुल। कायरा साहब, आपने सुना कि हुकूमत और हुकूमत की कुछ इत्तेहादी जमातें भी सिंध की हद तक कम से कम एक मार्च करने का सोच रही हैं। उन्होंने कुछ इंदिया दिया, फिर दरमियान में कुछ प्लान्स डावाडोल हुए, फिर से कुछ इस पे बात हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का जिसकी वजह से लोगों का एक तसादुम का खतरा है कि ये ना हो कि पार्टी के वर्करान के दरमियान में तसादुम हो, जिसकी वजह से दीगर मसाइल पैदा हों। आपकी हुकूमत है सिंध में, क्या तसादुम को से बचने के क्या आप इसके अंदर मेजर्स उठा रहे हैं? देखिए, मौजूदा हुकूमत एक फाशिस्ट हुकूमत है। ये इंतहाई नफरत की बुनियाद पे खड़े होकर पॉलिटिक्स करने वाले हैं। ये सोसाइटी को जोड़ने नहीं तोड़ने वाले हैं। ये याद रखिए ना, अगर लीडर जो है वो जो लहजा, जो जबान इस्तेमाल करेगा, जो उसका आर्गुमेंट और जो उसका एक्सप्रेशन होगा, नेचुरली उसके जो फॉलोअर्स हैं वो थोड़े हैं, ज्यादा हैं, वो सब उनके मिजाजों में भी उसका इफेक्ट जाएगा, वो भी उसी तरह का आर्गुमेंट करेंगे। इसीलिए जब से ये गवर्नमेंट आई है, उससे पहले भी तलखियां पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में थी, लेकिन इन्होंने आके जितनी नफरत बढ़ाई है, शायद इससे पहले पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इसका कोई वजूद इस तरह नहीं था। अब बात यह है कि हमने एक ऐलान किया हुआ है 27 का कि हम 27 को निकल रहे हैं। अगर कोई और जमात भी करना चाहती है तो आज हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ उनका भी एक जमहूरी हक है कि वो बिस्मिल्लाह वो भी करे। लेकिन अगर कोई हमारी डेट के बाद वही डेट रखता है और वो हमारे तसादम की तरफ चलता है, तो फिर ये पाकिस्तानी कौम ने फैसला करना है कि तसादम कौन करना चाहता है। लेकिन अगर कोई जमात तसादम पे उतर आती है तो हम क्या करें? क्या हम पीछे हट जाएं? क्या हम अपना रास्ता छोड़ दें? फिर तो कल इमरान खान साहब की हुकूमत जो कहते हैं जी अगले हम इलेक्शन कराते ही नहीं है, अगली दफा भी हम ही बैठे हैं वरना लड़ पड़ेंगे। तो क्या करें? कायरा साहब, ये बताइएगा कि आप प्रोपोनेंट हैं, बेसिकली आपकी पार्टी प्रोपोनेंट है कि अदम एतमाद पेश की जाए। अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या आप मुस्लिम लीग नून के मुताबिक फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन की तरफ जाएंगे या असम्बलियों में कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, कोई हुकूमत बनेगी? ये तो बड़ा वाज़ेह हो चुका जी, दोनों जमातों की तरफ से इस पर बड़ी खुल के बातें हो चुकी। मैंने कोई नई बात आपसे नहीं करती, मैं बता देता हूँ वो क्या है। लेकिन ये बात तो बहुत दिनों से ओपन दोनों जमातों की तरफ से हो चुकी है कि हम ये चाहते हैं कि अदम एतमाद के नतीजे में ये हुकूमत जाए और इस हुकूमत में नए इंतखाब मसाइल का हल है। लेकिन नए इंतखाब कैसे होने हैं? इंतखाबी कवानीन के अंदर तब्दीलियां आनी है। उन इंतखाबी कवानीन को जो इन्होंने आल्टर किया है उसको ठीक करने की जरूरत है। क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जो भी गवर्नमेंट आएगी वो उस कानून को ठीक करके इत्तेफाक राय से कानून साजी करेगी ताकि मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जा सके, अवाम की राय ली जा सके। क्या पीपुल्स पार्टी ऐसे वजीर आजम के लिए जो ये सब काम कर सके अपना नाम कोई पेश करेगी? देखिए ना, ये तो मेरे लेवल का सवाल ही नहीं है, ना मैं इस पे कोई कमेंट कर सकता हूँ। इसलिए कि जब ये बैठ के फैसला किया जाएगा, अदम एतमाद किया जाए, तो उसी में लीडरशिप बैठ के फैसला करेगी कि कामयाबी की सूरत में हमने मुतबादल नाम भी देना होगा ना, तो मुतबादल नाम जो है वो किसका हो, ये उसी वक्त क़यादत फैसला करेगी।
बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। हबीब साहब, कायरा साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, कल नून लीग क्या सोच रही है वो भी आप जानते हैं, अंदर की खबर आप बताएं, अब ये लोग करने क्या जा रहे हैं? कायरा साहब कह रहे हैं कि हम शहबाज शरीफ के साथ हैं, क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ है और ये लोग मिलकर अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं? देखिए, अब जो सूरत हाल है, पहले कुछ और थी, अब कुछ और बदल गई। पहले ये सूरत हाल थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तकाजा ये था, या आप यूँ कि उनकी हिकमत अमली ये थी कि एक दफ़ा इमरान खान को हटाया जाए तहरीक अदम एतमाद पेश करके, और उसके बाद एक ऐसी गवर्नमेंट बने जिसकी सरबराही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हो। जी हबीब साहब, लेकिन अब सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है कि जनाब नहीं, फौरी इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, यानी मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, अगरचे बहुत सारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं कि हम असम्बलियाँ तोड़वा लेंगे, इसी साल के अंदर तोड़वा लेंगे, लेकिन मुझे जो ये लग रहा है कि ये हक़ाइक़ इसके बरक्स है। उसकी वजह यह है कि अगला बजट भी किसी ने पेश करना है, तो अगला बजट जो पेश करेगा, क्या वो बजट पेश करने की जिम्मेदारी लेगा? और उसके बाद जो मुआशी हालात हैं उनको दुरुस्त करने का, चलिए बजट तो आप जोड़ तोड़ करके बना लेंगे, तो उसके बाद मुआशी हालात जो कुछ थोड़े से इमीडिएटली मुश्किल आएंगी, उन मुश्किलात की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इन दोनों जमातों के पास नहीं है। तो इस सूरत में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो मार्च वाली और कहानी हो रही है, ये मार्चेस वगैरह तो होंगे, लेकिन ये हुकूमत भी होगी। सही, आप भी यही समझते हैं कि मार्च होते रहेंगे, सियासी गहमा गहमी भी चलती रहेगी, हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी कर लेगी? देखिए, सबसे पहले जो आपने भी बात की, कायरा साहब का जो आपने जुमला दोहराया, वो जुमला बड़ा ज़ूमानी है कि हम शहबाज शरीफ के साथ हैं। ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, या उनके कायद के साथ हैं, या मरीम नवाज साहिबा के साथ हैं। उनके साथ उन्होंने अपना गिला बड़ा वाज़े कर दिया कि एक ऐसी हरकत जो कि उनके कहने के ऊपर हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी नाला है, तो शहबाज शरीफ के वो साथ हैं। शहबाज शरीफ के साथ तो बहुत सारे लोग हैं, शहबाज शरीफ के साथ तो होना कोई इतना मुज़ायके की बात नहीं है। मेरा हबीब साहब ने अब से कुछ अर्सा पहले क्या 5-6 महीने पहले सितंबर अक्टूबर में कहा था कि इनकलाब का मौसम पाकिस्तान के अंदर आ गया है, और ये जब तक मौसम बहार रहेगी उस वक्त तक चलता रहेगा। रमज़ानुल मुबारक अप्रैल के अंदर शुरू हो रहा है, ये इनकलाब का सीजन उससे पहले ख़त्म होना है, फिर रमज़ान आ जाएगा, फिर बजट जिस तरह हबीब साहब ने कहा आ जाएगा, फिर दीगर कुछ पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेंट डेट्स आएंगी। तो ये बस इतना सा वक्त है कि पहली रमज़ान से पहले कोई इनकलाब, कोई इन हाउस चेंज, कोई बात हो जाए तो हो जाए, वरना इनकलाब के सीज़न के ऊपर गर्मी का मौसम हावी हो जाएगा, और उसके बाद एक मौलाना फजल रहमान साहब के अलावा बाकी पीडीएम की पार्टी से बंदे नहीं इतने निकलेंगे। ठीक है जी, इसके साथ ही हम ब्रेक के जाने बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला 15 मई को होगा, लेकिन अभी तक पंजाब बल्दियाती एक्ट 51 रोज़ होने के बावजूद असम्बली से पास ना हो सका, और अगर ये पास ना हुआ तो 120 रोज़ बाद अस खुद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने बल्दियाती बिल की जल्द मंजूरी का टास्क दे दिया है। मंगल को कायमा कमेटी से बिल मंजूर होते ही असम्बली का इजलास भी तलब किया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। वज़ीर बल्दियात पंजाब मियाँ महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां महमूद रशीद साहब, अभी तक 51 रोज हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पास ना हो सका। 51 रोज से पेश किया गया, वजीर आजम के कहने पर काम तेज हुआ है। अब ये उम्मीद रखें कि जल्द ही पास हो जाएगा पंजाब असम्बली से भी? देखिए, पंजाब असम्बली में वजीर आजम साहब का तो डे 1 से ये इस पर इसरार था कि जल्द अज जल्द आप ये कानून जो है पास करवाएं, लेकिन असेंबली से मंजूरी के लिए उसका एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया हुआ है। और स्पीकर साहब की ये ख्वाहिश थी कि अपोजिशन और दीगर जो पार्टियां हैं वो सब ये कह रही हैं कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी को एक लार्जर कमेटी बना के उसमें इस पर सेर हासिल बहस की जाए और कोशिश की जाए कंसेंसस बिल हम ले आए और वो यहाँ से अप्रूव हो। तो ट्रेरी बेंचेस की तरफ से हमने कहा जी हमें कोई एतराज नहीं, अगर आप इसको लार्जर कमेटी बनाना चाहते हैं वो लार्जर कमेटी बनी, उसकी 6-7-8 नशिस्तें भी हुई और मेरा ख्याल है वो तकरीबन फाइनल हो चुकी है डेलिब्रेशन। अपोजिशन का इसरार था कि हम इसको क्लॉज बाय क्लॉज उसकी स्टडी करें और उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। उस पर बहुत सी चीज़ों पर हमारा आपस में इत्तेफाक हुआ
اب ٹیوزڈے وینسڈے کو اس کی فائنل میٹنگز ہوں گی، جس سے یہ کمیٹی کے ذریعے تھرو ہو کے پھر اسمبلی کے آئندہ سیشن میں یہ اپروو ہو جائے گا۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ یعنی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کے پی کا جو بنیادی طور پہ خد و خال تھے اس کے بلدیاتی قانون کے، وہ یہ تھے کہ براہ راست الیکشن تحصیل کی سطح پر ہوگا، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کہیں براہ راست الیکشن کی شک تو نہیں نکال دی گئی؟ اور دوسری بات ہے کہ کون سا سٹرکچر ہے جس پہ طے پایا ہے، معاملہ طے پا چکے ہیں؟ دیکھیں نہیں، براہ راست الیکشن پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اپوزیشن بھی اس پہ مان گئی کہ براہ راست الیکشن ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ لوگ بلدیاتی نمائندے ڈسٹرکٹ میئر اور ڈسٹرکٹ چیئرمین کو براہ راست اپنے ووٹوں سے منتخب کریں گے۔ اس پر تو سب کلیئر ہیں، اور یہ اسی طرح سے یہ قانون بنے گا۔ البتہ یہاں پر نیچے ٹاؤن کمیٹیز، میونسپل کمیٹیز اور یہ جو تحصیل کونسلز ہیں، اس کے اوپر ابھی اختلاف چل رہا ہے، اور یہ آئندہ کی میٹنگ کے اندر اس پہ طے ہو جائے گا۔ باقی سٹرکچر اور فنکشنز کے اوپر تقریباً 90% اپوزیشن کے ساتھ اور دیگر تمام جو پارٹیاں ہیں اسمبلی کے اندر، ان کے ساتھ ہمارا اتفاق ہوا ہے۔ جن شکوں کے اوپر اختلاف ہے اس کے اوپر آئندہ میٹنگ کے اندر اب ڈیبیٹ ہوگی، اور اس کے بعد اس کو فائنلی اپروو کر لیا جائے گا۔ میاں صاحب، جب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو آپ کی پارٹی نے کے لیڈران نے ایک پٹیشن فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ جو 56 کمپنیاں بنی ہیں یہ غلط بنی ہیں، اور یہ اختیارات مختلف بلدیات کے پاس ہونے چاہیے یا بلدیاتی حکومتوں کے پاس ہونے چاہیے، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے، ایل ڈی اے کے، دیگر اس طرح کی چیزوں کے۔ اس کے بعد جب سے آپ کی حکومت آئی ہے وہ مقدمہ ابھی تک چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور آپ کی گورنمنٹ نے ان کمپنیز کو یا ان میں سے بیشتر کو ابھی تک بلدیاتی پاورز کے نیچے نہیں کیا۔ تو جو مسودہ اب آپ کے درمیان میں، آپ کے اور اپوزیشن کے درمیان میں ایفیکٹولی کنکلوڈ ہو رہا ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ تمام اختیارات جو 56 کمپنیوں کو دیے گئے تھے وہ اب متعلقہ بلدیاتی نمائندوں کے تابع ہوں گے؟ دیکھیے، اس میں جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے ہماری 11 ہوں گی پنجاب کے اندر، جس میں 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، ایک گجرات اور سیالکوٹ، یہ میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشنز کے اندر جتنی کمپنیز، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، پی ایچ ایز، واساز اینڈ ادر جو ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ڈیوالو ہو کے یہ جو ڈسٹرکٹ کا الیکٹڈ میئر ہوگا یہ اس کے ماتحت ہوں۔ اس پر ہمارا اتفاق ہے، اور ہمارے اوریجنل جو ایکٹ ہے، جو آرڈیننس ہم نے جاری کیا، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ یہ سارے ادارے ڈیوالو ہو کے وہ میئر کے ماتحت ہوں گے۔ اسی شکل میں ہم کانسٹیٹیوشن کی جو اصل اسپرٹ ہے 140A، کہ وہ ایک مضبوط اور طاقتور جو بلدیاتی حکومت ہے اس کا خواہاں ہے، اس کے مطابق تو یہ ایک پاورفل سسٹم جو ہے وہ ہمارے وجود میں آئے۔ میاں صاحب، ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے، پے در پہ تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کے پی میں الیکشن ہو چکے ہیں، اب پنجاب میں جو تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ تاثر بڑے ذمہ دار سطحوں سے بھی بعض اوقات آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بعض لوگ دراصل الیکشن نہیں چاہتے، ان کی رائے یہ ہے کہ ابھی الیکشن نہیں کروانے چاہیے۔ تو کیا اس میں کچھ صداقت ہے کہ صرف عمران خان صاحب ہیں جو اصرار کر رہے ہیں الیکشن کروانے پہ؟ میرا خیال ہے جی کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بڑا واضح ویژن اس بارے میں رکھتے ہیں، اور نیچے اگر کوئی نہ بھی چاہے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ بائی پاس کریں، اور سب لوگ اس بات کے اوپر ہیں، پرائم منسٹر کی اس بات کے اوپر کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں بلدیاتی انتخابات کروانے چاہیے، خواہ اس کے نتائج اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن اسے ہمیں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ میاں صاحب، مئی میں آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آف کورس، بالکل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور سوری، ایک میاں صاحب ذرا واضح کر دیجیے گا، اگر مئی میں آپ کے خیال میں جو کہ گورنمنٹ کا پلان ہے اس میں الیکشن ہو جائیں گے، تو کیا ابھی سے اس طرح کی پلاننگ بھی چل رہی ہے کہ بجٹ میں، پنجاب کے بجٹ میں بلدیات کو جو فائنانسز دیے جائیں گے، جس پہ اب سے ماضی میں ہمیشہ بحث ہوتی رہی کہ فائنانسز نہیں دیے جاتے، اس کے اوپر بھی کوئی آپ کی مشاورت چل رہی ہے فائنانس منسٹری سے؟ دیکھیں، وہ تو ابھی دور کی بات ہے جی۔ یہ تو بلدیاتی یہ جو آئندہ بجٹ آنا ہے اس کی تیاریاں فیبروری مارچ میں شروع ہوں گی،
تو یہ اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن بلدیاتی اداروں کا جو ان کا حصہ ہے وہ لازمی طور پر بجٹ کے اندر اس کی پروویژن رکھی جائے گی جی. اور جو بھی بلدیاتی ادارے آئیں گے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس کے اندر وہ ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ انہیں منتقل ہو جائیں گے. اچھا میاں محمود رشید صاحب، جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجیے گا، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ مئی میں ہو جائیں گے بلدیاتی انتخابات، یہ بتائیے گا کیا طے پا گیا کتنے مراحل میں ہوں گے اور کتنے ڈویژنز میں ہوں گے؟ مطلب 1-2 مرحلہ ہوگا یا ایک دن ہی تمام انتخابات ہو جائیں گے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ نیبرہڈ کونسل سے لے کر میئر تک کا انتخاب کیا ایک ہی دن میں ہوگا؟ دیکھیے اس میں ابھی تک تو یہ ہے کہ ہم نے 2 مرحلوں کے اندر انہیں کہا ہے کہ 4 ڈویژن جو ہمارے ہیں ساؤتھ پنجاب کے 3 ڈویژن اور ایک گوجرانوالا ڈویژن، پہلے فیز میں ان علاقوں کے اندر انتخابات ہو جائیں اور دوسرے مرحلے میں جو بقیہ 5 ڈویژن رہ جائیں گے وہ 4 ہفتے کے بعد یا 3 ہفتے کے بعد وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے اس بارے میں 1 فروری کو چیف الیکشن کمشنر نے میٹنگ کال کی ہوئی ہے اور ہم لوگ اس میں جا رہے ہیں. اس میں یہ باتیں حتمی طور پر فائنل ہو جائیں گی کہ کن ایریاز کے اندر پہلے ہونا اور کن ایریاز کے اندر لیٹر آن بعد میں ہونا. بہت شکریہ. وزیر بلدیات پنجاب میاں محمود رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب، مئی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ انتخابات ہو جائیں گے، 2 مرحلوں کا کہا ہوا ہے. حکومت پنجاب کا یہ میدان جیتنا تحریک انصاف کے لیے کتنا اہم ہے؟ دیکھیے میں اس سسٹم کے لیے اس سسٹم کو کسی کی سیاسی فتح اور شکست کے نتیجے اس کے طور پہ نہیں دیکھتا. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس میں سے پاکستان تحریک انصاف ہار گئی تو کیا ہو جائے گا، PMLN جیت گئی تو کیا ہو جائے گا. اس کے کچھ سیاسی نتائج اور عواقب ضرور ہوں گے، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں اصل تبدیلی کا باعث بننے والے انتخابات ہیں. جی. اگر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو براہ راست الیکشن میں جیت کے جو لوگ آئیں گے وہ یقینی طور پر عوام کے نمائندہ ہیں، اور پاکستان کے پنجاب کے اندر بھی یہی ہوگا اور سندھ کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے. سندھ کے اندر بھی براہ راست الیکشن ہونے چاہیے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہ ایک فنڈامنٹل پرنسپل طے ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں یہ تاریخی موقع ہے. وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں کتنی بڑی جماعت ہے جی، اور گورننس میں اس کا 0 کردار ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کتنی بڑی پارٹی ہے لیکن گورننس میں اس کا 0 کردار ہے. جی. کراچی میں MQM اور PTI کتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، گورننس میں اس کا 0 کردار ہے. اس لیے دنیا میں جہاں پر الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ ہر پارٹی کو اپنے اپنے ووٹ اپنے اپنے ایریا کے مطابق گورننس میں پراپر رول ملتا ہے. اس طرح پھر پارٹیاں آزاد نہیں رہتی کہ وہ ڈی سٹیبلائز کرتی پھریں. وہ پھر پارٹیاں گورننس میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، تبھی ایک ہیلدی صحت مند مقابلہ بنتا ہے پارٹیوں کے درمیان. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ عمران خان کی پارٹی جیتے یا ہارے، یہ عمران خان کی فتح ہے، پاکستان کی فتح ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا بلدیاتی نظام ہو جس میں براہ راست لوگ منتخب ہو کے میئر بن رہے ہیں. الیکشن کرا لیے جائیں گے. جو بات حبیب صاحب بھی کر رہے ہیں کہ حکومت ایسا بلدیاتی نظام لا پائے گی جس میں جو بات حبیب صاحب بھی کر رہے ہیں کہ مطلب بلدیاتی ایکٹ کی روح سے وہ بالکل ویسی ہوں جیسا کہ ہونا چاہیے. دیکھیے سندھ کے جو KPK کا ہم نے اب تک قانون دیکھا ہے، اور KPK کے قانون کے اندر تو جو آرٹیکل 140A کی اسپرٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لگتا ہے کہ قانون بنایا گیا. بائی دی وے جو پاکستان کے اندر 2-3 دفعہ 4 دفعہ بلدیاتی قانون انٹروڈیوس کروایا گیا، 70 کی دہائی میں کرایا گیا، 80 کی دہائی میں تھوڑا سا کروایا گیا، 90 کی دہائی میں کروایا گیا. لیکن جو جنرل پرویز مشرف صاحب کے وقت کے اندر جو قانون 2001 میں بلدیات کا قانون، جس کو بعد میں پھر امینڈمنٹس کے تھرو ڈوینڈل کر دیا، جو اوریجنل قانون تھا اس کا وہ کلوز ترین تھا اس بات سے کہ اختیارات ایڈمنسٹریٹو اختیارات نیچے لوکل گورنمنٹ کی حد تک دیے جائیں، اور پارلیمان کا کام خواہ صوبائی اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، پارلیمان کا کام صرف قانون سازی کا رہ جائے، اور بیشتر یہ ایڈمنسٹریٹو کام کے حلقے میں سڑکیں کون بنائے گا، تاریں کون بچھائے گا، گیس لائن کیسے آئے گی، بجلی کیسے آئے گی، پانی کیسے آئے گا، یہ چیزیں لوکل گورنمنٹ کے پاس جائیں. یہ اگر ابھی تک لگتا ہے کہ KPK اور جو پنجاب کے اندر مشاورت چل رہی ہے ان میں تو لگتا ہے کہ یہی اسی طرح کا نظام سامنے آئے گا. سندھ میں ہمارے قانون میں ابھی بھی کچھ سکم ہے. میں ایک جملہ کہتا چلوں. 2001 والے نظام کے اندر فیڈرل منسٹرز نے اپنے پورٹ فولیوز چھوڑ کے ناظم کے لیے الیکشن لڑا تھا بیکاز وہاں پہ زیادہ. اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب جانے واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। डेरा इस्माइल खान में मेयर के इंतखाबात अब 13 फरवरी को होंगे। इससे पहले उम्मीदवार के कत्ल के बाइस मेयर के इलेक्शन यहाँ मुलतवी हुए थे, लेकिन डीआई खान में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और मेयर के उम्मीदवार उमर अमीन को तलब किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डेरा इस्माइल खान से सीनियर सहाफ़ी और कॉलम नवीस असलम अवान मौजूद हैं। असलम अवान साहब, ये बातें तवातुर से की जा रही हैं ये आने वाले इंतखाबात को लेकर कि अली अमीन गंडापुर साहब अपनी वजारत का पूरा फायदा उठा रहे हैं, ऐसा ही है? जी हाँ, यहाँ पर जो दीगर उम्मीदवार हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और पूरी सरकारी मशीनरी और सरकारी रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ एक उम्मीदवार के पलड़े में डाल दिए गए हैं। इसलिए यहाँ पर फिजा जो है वो काफी नागवार है और लोग बड़ी घुटन का एक एहसास महसूस कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा जो सेंसिटिव इशू है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी अथॉरिटी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में बड़ी दुश्वारी महसूस कर रहा है। पहले यहाँ पर जो रीजनल उनका मॉनिटरिंग ऑफिसर था उसने कोई नोटिस वगैरह दिए, फिर कुछ जुर्माना भी किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर उसका सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जी ये बताइएगा कि कोई बाकायदा तौर पर क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए जा रहे हैं जलसों में? जी हाँ, यहाँ पर जो है वो 21 और 22 जो है ना दिसंबर को, यानी जब इलेक्शन मुलतवी हुआ है 19-18 को, तो उसके फौरन बाद को 2-3 दिन बाद जो है यहाँ पर 1 अरब 88 करोड़ रुपए की स्कीमें जो है मंजूर की गई है। और उस पर जो है यहाँ पर जो जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक बाकायदा दरखास्त भी दी है और उसने उनको बताया है कि ये इतनी जो रिलीज है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने की है इनको डेरा इस्माइल खान के लिए। और अब वगैरह भी ये भी बताइए कि प्रोजेक्ट्स के अलावा कुछ बेज़ाब्तियां जो अभी आपने जिस तरह कहा कि इलेक्शन के अंदर स्टेट की मशीनरी इन्वॉल्व हो रही है, इसके कुछ प्रूफ्स इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए हैं? क्या कार्रवाई वहां पे इलेक्शन कमीशन के सामने जो कुछ तो जुर्माने हुए, कोई सीरियस कार्रवाई भी है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ भी आपके ख्याल में बात जा सकती है? हाँ, जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जितने भी इनकी कार्रवाई है, यानी आज भी आप तकरीबन कुछ 7-8 जलसे वफाकी वजीर अली अमीन साहब ने किए हैं और इनकी तमाम जितनी भी वो चीजें हैं उनकी कवरेज सोशल मीडिया पर होती है और ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड होती है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 फरवरी को इन दोनों भाइयों को तलब किया है, यानी जो उम्मीदवार है उमर अमीन, उसको शोकाज नोटिस दिया गया है। उसमें उसको ये कहा गया है कि आप कुछ कर रहे हैं, इस पे आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। और उसके अलावा अली अमीन को भी उन्होंने बुलाया है कि आपको बार बार के इंतबाह, जुर्मानों और नोटिस के बावजूद भी आप इसकी परवाह नहीं कर रहे कि आप इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक जो है उसकी पाबंदी करें। और उससे भी बढ़कर यह है कि यहाँ पर जितनी भी इंतजामी मशीनरी है वो पूरी की पूरी जो है इस तरह बेबस नजर आती है और इलेक्शन कमीशन के अहकामात वो भी दुश्वारी महसूस करती है। इसलिए बड़ी सूरत हाल यहाँ पर दुश्वार है और बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। जो दीगर उम्मीदवार हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है और हर तरफ से एहतजाज भी किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें देखी, डिजिटल मीडिया पे, जिसमें अली अमीन साहब कोई सख्त ज़ुबान या आप यूँ कहिए कि नामुनासिब ज़बान अपने मुखालिफिन के बारे में या मौलाना फजल रहमान के बारे में इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। क्या वो इसी इलेक्शन कैंपेन की वीडियोस हैं और ऐसी ही जुबान इस्तेमाल हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल, वो उसका तर्ज अमल हमेशा यही रहा है और खास तौर पर मौलाना फजल रहमान के हवाले से तो आप देख लें कि पीटीआई का ओवरऑल जो रवैया था वो इसी तरह का है। और इस वक्त जो है वो चूंकि बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर डेवलप है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और रायामा जो है उसको भी और मीडिया भी उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो इसलिए वो उसका जो रिएक्शन है वो बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। तो उससे मौलाना फजल रहमान के हवाले से और मरियम निवाज के हवाले से और कुछ और मुअज़्ज़ज़ लोगों के हवाले से उसने बिल्कुल नागवार बातें की हैं जिनको यहाँ दोहराया भी नहीं जा सकता। ये भी बताइए वान साहब कि इस सब के बाद हमने देखा कि जब जब पहले इलेक्शंस हुए थे केपी में बल्दियात के, तो पीटीआई सीटें नहीं जीत सकी उस तरह और मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी सपोर्ट नजर आई। इस सब के बाद अब अली अमीन साहब की इस इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है? इलेक्शन तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जेयूआई जीत जाएगी, क्योंकि ये जिस किस्म के एग्रेसिव मुहिम चला रहे हैं और इस तरह ये सरकारी रिसोर्सेज को
استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح یہ قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں، تو اس بات سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ آخری مورچہ جو ہے اس کو بھی وہ نہ ہار جائیں. اور اگر یہ مورچہ ہار گیا، کیونکہ جو ریجن اس وقت علی امین کے حوالے تھا، اس پہ بنو لکی ٹانک کرزمان، اس پہ ڈیر اسماعیل خان میں تمام نشستیں جو ہے پی ٹی آئی ہار گئی ہے. یہ آخری نشست ہے، اگر یہ نشست میں وہ ہار گئے تو وہ ان کے لیے. جی بہت شکریہ. ڈیرہ اسماعیل خان سے سینئر صحافی اسلم عوان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بتا رہے تھے. علی امین گنڈا پور کو اب 1 فروری کو طلب کر رکھا ہے الیکشن کمیشن نے خلاف ورزی پر. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.